हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th RBSE व्यवसाय अध्ययन का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, उसके संबंध में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्यवसाय क्या है, व्यापार क्या है और वाणिज्य क्या है। व्यवसाय अर्थात व्यस्त रहना, यानी कुछ लोग समझते थे कि व्यवसाय का अर्थ क्या है, व्यस्त रहना, यानी जो भी लोग व्यस्त रहते हैं वही व्यवसाय कहते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि जो व्यवसाय करते हैं व्यवसाय से बहुत लाभ प्राप्त होता है, खूब पैसा प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन व्यवसाय का अर्थ इससे कुछ डिफरेंट है। व्यवसाय वह है जिसमें आर्थिक क्रियाएं की जाती है, किसके उद्देश्य से, धन कमाने के उद्देश्य से। ये सभी क्रियाएं उत्पादन से लेकर बिक्री के पश्चात तक जितनी भी सभी क्रियाएं की जाती है सभी को हम व्यवसाय में शामिल करते हैं, जिसको इंग्लिश में बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है व्यापार, जिसे हम ट्रेड भी कहते हैं। व्यापार का अर्थ है व्यवसाय से ये संकुचित है, लेकिन व्यवसाय का एक पार्ट है, एक अंग है। अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं की जो बिक्री करने की जो क्रिया की जाती है, अर्थात क्रय और विक्रय किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, व्यापार। नेक्स्ट आता है वाणिज्य, जिसे हम कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं। वाणिज्य जिसके अंतर्गत व्यापार और व्यापार की जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं उन सभी को सम्मिलित किया जाता है। अब आपके दिमाग में आएंगे कि व्यापार करने के लिए कौन कौन सी सहायक क्रियाएं अपने काम में आती है। समझिए, व्यापार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें धन की। और धन कोई आवश्यक है कि हमारे पास इतना धन हो कि हम अपने व्यापार को आसानी से कर सकें, नहीं। इसके लिए हमें उधार भी लेना पड़ता है, या हम बैंकों के माध्यम से लेन देन भी करते हैं, चेक का लेन देन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो वाणिज्य की जो सहायक यानी व्यापार की जो सहायक क्रिया है वो एक हो गई बैंक। फिर हम सब जानते हैं कि बैंक तो है ही, अब बैंक के माध्यम से वित्त प्राप्त कर ली, और वित्त प्राप्त करने के पश्चात हमने उत्पादन का कार्य शुरू किया। जब उत्पादन का कार्य शुरू किया तो उससे पहले हमें लोगों की आवश्यकताओं का पता करना पड़ेगा। तो हमने लोगों की आवश्यकताओं का पता भी लगाया, और जो माल तैयार कर रहे हैं उसके लिए हमने विज्ञापन भी दिए। अब माल तैयार होने के लिए और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल को एक स्थान से लाने और ले जाने के लिए, तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, परिवहन के संसाधनों की। तो व्यापार की सहायक क्रिया परिवहन के संसाधन अर्थात परिवहन भी है। फिर माल तैयार हो गया, लेकिन ये आवश्यक थोड़ी कि माल तैयार होते संपूर्ण माल बिक जाए, नहीं बिकेगा ना। तो ऐसी स्थिति में जब माल की आवश्यकता उस समय मांग की पूर्ति करने के लिए हम एक सुरक्षित स्थान पर उस माल को रखना चाहेंगे, वो है भंडार गृह, जिसे वेयर हाउसेस के नाम से भी जानते हैं। ये सभी हमारी कौन सी क्रियाएं हैं, व्यापार की सहायक क्रियाएं, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे विस्तृत रूप में। अब जैसे ही हम 10th पास आउट होते हैं, 10th पास आउट होने के पश्चात हमारे दिमाग में आता है कि हम कौन सा ऐसा विषय लें, क्या लें, या हमें क्या करना चाहिए, भविष्य में क्या करना चाहिए। इन सब के लिए सभी के दिमाग में एक अलग अलग रूपरेखा होती है। कोई किसी के पास कुछ और योजना होती है, कोई किसी के पास कुछ और योजनाएं होती है। इस चैप्टर में हमें चार मित्रों के द्वारा एक अपनी मित्र के घर जब वो जाते हैं तो वो आपस में अपने परीक्षा के दिनों का भी अनुभव करते हैं और चर्चा करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं। ऐसे में उस मित्र के पिताजी जब उनके पास आते हैं तो वो पूछते हैं कि बेटा आप भविष्य में क्या करना चाहते हो। तो कोई प्रॉपर जवाब दे नहीं पाता, क्योंकि जब हम 10th पास आउट करते हैं उस समय हमारा दिमाग भी इतना नहीं चलता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। हम सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स होती है जिस फील्ड्स का हमें पता होता है, लेकिन वो भी आधा और अधूरा, इसलिए हम निश्चित नहीं कर पाते कि हम क्या करें या क्या नहीं करें। उनमें से उन 5 मित्रों में से एक मित्र ने बड़े उत्तेजित होकर कहा कि अंकल क्या करना चाहिए। तो अंकल ने बोला कि ऐसा करें, क्यों ना हम एक व्यवसाय करें। तो चूंकि अंकल यानी वो उस जो उनके मित्र के पिताजी थे वो एक सफल व्यवसायी थे, तो जब उन्होंने कहा कि व्यवसाय में बहुत अच्छा अवसर है तो सबको लगा कि हाँ हमें तो व्यवसाय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय के द्वारा हम ढेर सारा पैसा प्राप्त कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा केवल पैसा ही नहीं कमा सकते, यानी व्यवसाय में केवल पैसा ही नहीं है और भी बहुत कुछ है। और ये कहकर वो अपने स्थान से चले गए। तभी उनके दिमाग में चला कि और ऐसा क्या क्या है
जो उस व्यवसाय में लाभ या पैसे के साथ साथ सम्मिलित है, जिसका हमें जानकारी ही नहीं है। इस संबंध में बहुत सारे उनके दिमाग में सवाल उठे और वो उन सवालों का जवाब कहाँ से मिलेगा, इसके लिए उन्होंने सोचा क्यों ना हमारे ही स्कूल के जो कॉमर्स के जो हमारे टीचर हैं हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि व्यवसाय के बारे में वो पढ़ाते हैं और उन्हें इसकी जानकारी होगी, निश्चय ही वो हमें इसके बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में हमें यही बताएगा कि व्यवसाय क्या है, वाणिज्य क्या है और व्यापार क्या है। साथ ही व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार से प्राचीन समय में शुरू हुए और हमारे देश में स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली थी, तो स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली क्या है, उसका क्या योगदान है, व्यवसाय का कॉन्सेप्ट यानी व्यवसाय क्या है, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, उद्योग क्या हैं, उद्योगों के प्रकार क्या हैं, और वाणिज्य के संबंध में जो वाणिज्यिक क्रियाएं कौन कौन सी वाणिज्यिक क्रियाएं, और व्यवसाय में ऐसी कौन कौन सी रिस्क है जो कि मैं क्या विशेषताएं, ये सभी हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यापार और वाणिज्य का इतिहास। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किसी भी क्षेत्र का आर्थिक और वाणिज्यिक विकास उसके प्राकृतिक परिवेश पर निर्भर करता है, यानी जहां पर वो ऐसा एक एनवायरमेंट हो, नेचर हो, जहां पर अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधन भी प्राप्त हो और अन्य संसाधन जो कि व्यवसाय के लिए आवश्यक है वो हो, तभी उस क्षेत्र का विकास, वाणिज्य और आर्थिक विकास हो सकता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप यानी हमारा भारत एक उपमहाद्वीप है जिसका विस्तार है उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक। ये सभी सच है। व्यावसायिक मार्ग जिन्हें लोकप्रिय रूप से यानी व्यावसायिक मार्ग जो आसानी से किया जा सके, ऐसे व्यावसायिक मार्ग को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता था, रेशमी राह, यानी ऐसी राह जिसे आसानी से जिस राह से जाया जा सकता है, यानी इस मार्ग के द्वारा आसानी से व्यवसाय किया जा सकता है। सामान्य रूप से संपूर्ण विश्व और विशेष रूप से एशिया में आसपास के विदेशी राज्यों और साम्राज्यों से व्यावसायिक और राजनीतिक संपर्क स्थापित करने में मदद करते हैं। भारत से मसाले के व्यापार में उपयोग किए गए पूर्व और पश्चिम में जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है, मसाला मार्ग, यानी मसालों को पूर्व से पश्चिम तक ले जाने के लिए जिस मार्ग के द्वारा, समुद्री मार्ग के द्वारा जाया जाता था, वो मार्ग क्या कहलाता है, मसाला मार्ग। प्राचीन भारत में इन्हीं मार्गों के कारण प्रमुख राज्य, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और औद्योगिक क्षेत्र निखरे, यानी उनका और अधिक क्या हुआ, विकास और विस्तार हुआ, जिन्होंने बदले में, इसके बदले में क्या मिला, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति भी सुगम और आसान हो गई। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में भारत और वाणिज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को आर्थिक जगत में एक महान निर्यातक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि प्राचीन समय में हम सब जानते हैं कि हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ सोना नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ इतनी धन संपदा थी कि प्रत्येक के घर बहुत अच्छा यानी वो व्यवसाय भी संचालित होते थे और बहुत अधिक धन भी था। हर तरह से वो धन संपदा से क्या थे, संपन्न थे। पुरातात्विक प्रमाणों ने प्रदर्शित किया है कि प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भूमिगत और सामुद्रिक, अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार और वाणिज्य था। यानी पुराने समय में जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसके मुख्य जो आधार थे वो थे स्थानीय थल व्यापार और समुद्री व्यापार, जिसके माध्यम से हम हमारे देश में और विदेशों में व्यापार और वाणिज्य करते थे। ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी में व्यापारिक केंद्र भी आगे आए और इन व्यापारिक केंद्रों के परिणाम स्वरूप ही व्यापारियों और व्यापारिक समुदायों के वर्चस्व वाले भारतीय समाज का क्या हुआ, निर्माण। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े व्यापारिक घरानों का क्या हुआ, निर्माण, उदय हुआ। प्राचीन काल के दौरान राजनीतिक अर्थव्यवस्था और सैनिक सुरक्षा में भी अधिकांश संयुक्त भारतीय उपमहाद्वीप को व्यापार नियमों को ध्यान में लाकर योजनाएं बनाई गई थी। यानी प्राचीन समय में चाहे राजनीतिक अर्थव्यवस्था हो या सैनिक, उसको भी इस प्रकार से बनाया गया था कि व्यापार को नियमानुसार सही प्रकार से संचालित किया जा सके, ऐसी योजनाएं बनाई गई थी। इससे एक सामान्य आर्थिक व्यवस्थापन भी मापने में, यानी उस आर्थिक व्यवस्था को मापन आसानी से किया जा सके, इसमें क्या बनी, एक रूपता। और मुद्रा के रूप में किसका उपयोग किया जाने लगा, सिक्कों का।
व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया गया और बाजार का भी क्या हुआ, विस्तार। कैसे हुआ, पहले तो हमारे लोकल मार्केट था, धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यवसाय संचालित होने लगे, तो हमारा बाजार भी क्या हुआ, बढ़ा। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली, आर्थिक जगत में प्रगति के साथ मुद्रा के रूप में अन्य वस्तुओं के उपयोग को धातु ने अपनी विभाजकता और स्थायित्व के गुणों के कारण प्रतिस्थापित किया। यानी पहले हम जिस मुद्रा का प्रयोग करते थे वो मुद्रा धातु के रूप में नहीं थी, हम वस्तु विनिमय करते थे। धीरे धीरे वस्तु विनिमय का स्थान किसने ले लिया, धातु के रूप में मुद्रा ने। जैसे सिक्के, जैसे ही मुद्रा ने मापन की इकाई और विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य किया, धात्विक मुद्रा यानी धातु की मुद्रा का भी क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। और इसके उपयोग के कारण ही आर्थिक जो गतिविधियां थी उनमें भी क्या आई, तेजी। हुंडी और चिट्ठी जैसे दस्तावेजों का उपयोग किया गया। हुंडी अर्थात एक ऐसा प्रलेख जिसमें एक व्यक्ति यानी व्यापारी अपने ग्राहक को लिखित में उसके भुगतान के संबंध में लिखता है, जिस पर स्वीकृति कौन देता है, उसका ग्राहक। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब द्रव्य लिया जाता है अर्थात मुद्रा या कोई सामग्री ली जाती है तो उसके लेन देन में होने लगा। प्रमुख विनिमय के साधन के रूप में उपमहाद्वीप में किसका प्रयोग किया, हुंडी का काम किया। जो आज हम बिल जारी करते हैं उसकी बजाय क्या जारी होती थी, हुंडी। स्थानीय भाषा में होती थी, अर्थात अगर राजस्थान में है तो राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है अर्थात राजस्थानी भाषा, तमिल में है तो तमिल भाषा में, जो भी उस एरिया की लोकल भाषा थी उस लोकल भाषा में वो लिखी जाती थी और उस पर अनुबंध किया जाता, अर्थात अनुबंध की सारी शर्तें की लिखी जाती थी। बिना शर्त द्रव्य के भुगतान का वचन, यानी बिना किसी भी शर्त के जो भी धनराशि सामने वाला मांग रहा है उसके भुगतान का वचन देना। आदेश अधिपत्र अर्थात वारंट, वैध विनिमय द्वारा हस्तांतरण से परिवर्तित, यानी कानूनी रूप से उसका क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर करके उसको परिवर्तित भी किया जा सकता था। फिर है कौन कौन सी हुंडियां उस समय प्रचलन में थी, तो कौन कौन सी हुंडियां प्रचलन में थी। हुंडी का नाम था धनीजो, जो कि दर्शनी अर्थात देखते, किसी भी व्यक्ति को दे होती थी और भुगतान पाने वाले पर यानी जो भी भुगतान पाता था उस पर कोई किसी प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व नहीं होता था। सेकंड है शाहजोग, वो भी दर्शनी थी, यानी विशिष्ट कोई व्यक्ति विशेष, जैसे कोई सम्मानीय व्यक्ति है जिसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, जिसका बहुत अच्छा व्यवसाय है, उस सम्मानीय व्यक्ति को दी जाती थी और भुगतान पाने वाले पर दायित्व रहता है, यानी जो भी उससे भुगतान पाता था उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको चुकाने की होती थी। फरमानजोग, ये भी दर्शनी होती थी। हुंडी आदेशित व्यक्ति को, यानी हुंडी में जिस व्यक्ति का नाम दिया जाता है कि फला व्यक्ति को भुगतान किया जाए उस आदेशित व्यक्ति को दे होता था। देखनहार, वो भी दर्शनी होती थी, यानी वाहक और प्रस्तुतकर्ता, जो भी उसको लेकर आए या जो भी उसको प्रस्तुत कर रहा है उसको भुगतान किया जाता था। फरमानजोग यानी मुद्दती अर्थात एक निश्चित अवधि की होती थी, यानी उस हुंडी में जो अवधि लिखी जाती थी उस अवधि के पश्चात जो भी व्यक्ति आदेशित होता था उस व्यक्ति को भुगतान किया जाता था। जोखिमी यानी ये भी अवधि के आधार पर होती थी। प्रेषित माल यानी जो भी माल भेजा जा रहा है उस पर माल के ऊपर आहरित ड्राइंग्स की जाती थी। यदि माल मार्ग में खो जाता तो माल का जो पाने वाला था या धारक केवल लागत वहन करता था और आहरी का यानी लागत के अलावा उसका कोई दायित्व नहीं होता था। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली ने मुद्रा, उधार और साख पत्रों के माध्यम से घरेलू और विदेशी व्यापार के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली के द्वारा पैसा लोन के रूप में उधार लिया जाता था और साख पत्र के द्वारा भी उधार लिया जाता था। देश में, हमारे देश में भी और विदेशी देशों में भी वित्त की जो आवश्यकता, उस आवश्यकता की पूर्ति का उसका महत्वपूर्ण योगदान था। बैंकिंग के विकास के साथ साथ यानी बैंकों के विकास के साथ साथ लोगों ने बैंकरों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों या सेठों के साथ कीमती धातुओं को जमा करना शुरू किया। समझिए, आपने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि हमारे देश में साहूकार होते थे और वो साहूकार क्या करते थे, हमें पैसा उधार देते थे लेकिन बदले में हमारी कोई भी कीमती धातु रखते थे या हमारे जमीन जायदाद के कागज रखते थे।
तो ये सेठ और साहूकार वो होते थे जो पैसा देते थे, लेकिन बदले में धातुएं वगैरह कोई भी कीमती धातु रखते थे, उसी के मूल्य के बराबर वो पैसा देते थे। ये पैसा निर्माताओं को, अर्थात जो माल का निर्माण करना चाहता है, उत्पादन करना चाहता है, उनको अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए या संसाधनों की, यानी जो भी उसको संसाधन प्राप्त करना है, उस संसाधनों की आपूर्ति के लिए एक साधन बन गए थे। कृषि और पशुपालन प्राचीन लोगों के आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण घटक, यानी अधिकतम लोग हमारे यहाँ कृषि करते थे या पशुपालन का कार्य करते थे, वही उनके जीवन का आर्थिक आधार था, उसी से उनको इनकम प्राप्त होती थी। अनुकूल जलवायु और परिस्थितियों के कारण वे एक साल में 2 या 3, कभी कभी 3 फसलें भी, यानी उस समय जलवायु अच्छी थी, बारिश अच्छी होती थी, मौसम फसलों के अनुसार होता था, तो ऐसी स्थिति में कई बार तो एक वर्ष में 3 बार भी वो फसलों को उगा लेते थे। इसके अलावा हमारे देश में जो होता था वो सूती वस्त्रों की बुनाई, रंगाई, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना, कला, हस्तशिल्प, मूर्ति कला, कुटीर उद्योग, राजगिरी, यातायात के साधन जैसे गाड़ियां, नौकाएं और जहाजों, इनका निर्माण भी आदि से इन्हें अतिरिक्त आय होती थी। यानी इसके अलावा भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, वस्त्रों की बुनाई की जाती थी, रंगाई की जाती थी, यातायात के संसाधन, गाड़ियां, नौकाएं, जहाज, इनके द्वारा भी पैसा प्राप्त किया जाता था, जिससे वो अपने जीवन को चलाते थे, जिससे वे बचत और आगे निवेश कर पाते थे। प्रसिद्ध वर्कशॉप यानी कारखाने भी थे, और वहां पर कौन काम करते थे? कुशल कारीगर, और कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता था, जिसकी बहुत अधिक मात्रा में मांग थी, क्योंकि कारखाने थे लिमिट मात्रा में। इस स्थिति में जब लिमिट मात्रा में थे तो माल भी लिमिटेड होता था, और लिमिटेड होता था उसकी डिमांड भी क्या होती थी? अधिक। परिवार आधारित प्रशिक्षुता प्रणाली प्रचलन, यानी परिवार के परिवार प्रशिक्षित होते थे और वो पूरा का पूरा परिवार उस कार्य में लगा होता था। उसका व्यापार हेतु विशिष्ट कौशल प्राप्त करने में विधिवत पालन किया जाता था। जैसे टाटा और बिरला का नाम सुना है कि पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग इस व्यापार में लगे हुए। कारीगर, शिल्पकार और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के कुशल श्रमिक कौशल और ज्ञान को विकसित करके उसे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते थे। यानी अपने स्वयं तो आता था, लेकिन वो अपने बच्चों को भी सिखाते थे, ताकि उनके बच्चे भी आगे बढ़कर इस कला को जीवंत रखें और इस कार्य को करें। इससे व्यापार और वाणिज्य के वित्त पोषण, व्यापार और वाणिज्य के लिए धन प्राप्ति के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक बैंकों का निर्माण हुआ, और कृषकों को अल्प और दीर्घकालीन ऋण देने के लिए कृषि बैंक अस्तित्व में आए। अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, हमने पढ़ा होगा अल्पकालीन ऋण 1 वर्ष से कम समय के लिए जो ऋण दिया जाता है वो अल्पकालीन, और 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए जो ऋण दिए जाते हैं वो दीर्घकालीन। तो किसानों को जब अल्प और दीर्घकाल के लिए ऋण की आवश्यकता हुई तो ऐसी स्थिति में कृषि बैंकों का